इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटी में यूपीएससी स्टेट पीएससी एग्जाम से पूछे जाते हैं और एस्पिरेंट्स उसमें गलतियां भी करके आते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल लिबर्टी के ऊपर में चेक करेंगे कि आपको कितना पता है लॉ और लिबर्टी के बीच के रिलेशंस को आप कितना जानते हैं। प्रीएम्बल से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल बेसिक फीचर्स से पूछे जाते हैं और थोड़े मिसलेनियस टाइप से हमारे अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहे होते हैं और हम वहां पे भी गलतियां करके आते हैं। उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आज की पर्टिकुलर सेशन में कवर अप करेंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो लेट मी से दिस टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज रुपेश, आई एम फाउंडर ऑफ पावर आईएएस और हम अभी कर रहे हैं पूरी की पूरी पॉलिटी प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू कवर, जिसमें चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक का हम पीवाईक्यू लगाते हुए चल रहे हैं। पिछली वीडियो जो आई थी आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आई थी, आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। अगली जो वीडियो आएगी दैट विल बी ऑन द प्रीएम्बल। एक एक चैप्टर करके हर चैप्टर का पीवाईक्यू लगाते जाएंगे एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर पॉलिटी थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आप पहली बार आए हैं इस वीडियो पे, लेट मी से दिस टू ऑल ऑफ यू, हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है इंडियन पॉलिटी इन 25 क्लासेस। 25 क्लास में मैंने आपकी पूरी पॉलिटी कवर अप कराई है, आप प्लेलिस्ट में उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में 2023 में अभी रिसेंट ईयर्स में पूछा गया हुआ है। क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एक्चुअली में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसका पर्पस क्या है, चीफ पर्पस क्या है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अडॉप्ट किया। इनफैक्ट दुनिया में जितने भी देश है सब कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मानते हैं, क्या है चीफ पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन का। तो एक एक करके ऑप्शन देखो। इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉ, कि हम जो भी नेसेसरी लॉ बना रहे हैं उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है वो दिखाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आता है, नॉट नेसेसरली। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट। मतलब सिर्फ संविधान के द्वारा ही पॉलिटिकल ऑफिसेस या फिर गवर्नमेंट क्रिएट होता है। मतलब गवर्नमेंट मतलब तो किसी प्रकार की सरकार हो सकती है, जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, अरिस्टोक्रेटिक हो, मोनार्की हो। अगर कहीं राजा महाराजा का शासन चल रहा है तो वहां पे तो जनरली देखा गया कॉन्स्टिट्यूशन वो फॉलो नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, समझो इस चीज को। इट डिफाइंस एंड इट लिमिट्स, राइट। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली में एक सरकार का क्या पावर है उसके पावर को डिफाइन करता है, प्लस गवर्नमेंट के पावर के ऊपर में लिमिटेशंस भी लगाता है। that the government cannot cross that barrier, the government cannot cross that line। अल्टीमेटली अगर मैं आपको बताऊं आज के टाइम पीरियड में हमारे देश के सबसे पावरफुल इंसान कौन है, मैं आपको पिछली क्लास में मैंने आपको सेम एग्जांपल समझाया था, प्राइम मिनिस्टर है ना, ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस कंट्री। हमारे देश में सबसे पावरफुल तो प्राइम मिनिस्टर है ना। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन करा सकते, नहीं करा सकते, उनके उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। क्या प्राइम मिनिस्टर फाइनेंशियल चीजों को लेकर के स्टेट और सेंटर के बीच के डिवीजन ऑफ टैक्स को डिसाइड कर सकते, नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास में फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है। क्या प्राइम मिनिस्टर माइनॉरिटी से संबंधित कोई बहुत बड़ा बिल पास कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या कोई कानून बना सकते हैं, नहीं बना सकते, कानून आपका पार्लियामेंट बनाएगा। क्या प्राइम मिनिस्टर किसी भी एक्ट के ऊपर में जजमेंट दे सकते, नहीं दे सकते, वो आपके लिए उसके लिए हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है। तो अल्टीमेटली हमने प्राइम मिनिस्टर जो कि सबसे पावरफुल इंसान है, इनके भी पावर्स को डिफाइन किया हुआ है, इनके भी पावर्स को लिमिट किया हुआ है, एंड दैट इज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज द रीजन व्हाई व्हेन आई टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट एक्चुअली डिफाइन एंड इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। किसी भी सरकार की पावर अनलिमिटेड नहीं है, उनके पावर्स पे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल आप सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए गए, अब कोई भी गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगी तो कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट के ऊपर में एक जुडिशरी के ऊपर का इंप्लीकेशन आता हुआ नजर आएगा। जुडिशरी बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर में एक इंप्लीकेशन डालेगी कि आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पावर पे लिमिट लगा दिया गया कि सरकार अब इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती। ये फंडामेंटल राइट्स जो आप सभी को दिया गया, इसके अंदर में गवर्नमेंट कोई भी एक्ट या पॉलिसी नहीं बना सकती। कैसे हो रहा है सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पॉलिसीज को डिफाइन करता है प्लस उसको लिमिट भी करता है। अब इस सेम कॉन्टेक्स्ट पे 2021 में भी यूपीएससी ने आईएएस एग्जाम में पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। तो सर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जिसको लिमिट कर दिया गया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, चलो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मूविंग अहेड विद द सेम, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने एक छोटे से क्वेश्चन से आर्टिकल 21 का बहुत बेसिक माइन्यूट लेवल तक आकर के आपके नॉलेज बेस को टेस्ट करने की यहाँ पे कोशिश की। समझो इस चीज को, जो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो राइट टू लाइफ है, इसके अंदर में ना आपको दो ऐसे क्लॉजेस दिखाई देंगे। एक है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, क्या है सर, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और एक है आपका ड्यू
प्रोसेस ऑफ लॉ। अब जितने भी ऐसे एस्पिरेंट है जो पहली बार इस पर्टिकुलर वीडियो पे है, मैं आप सभी को बता दूं, मैंने आपको फंडामेंटल राइट जब कराया हुआ है पॉलिटी 25 डेज क्लासेस, उसमें मैंने आपको फंडामेंटल राइट 3 क्लासेस में कराया हुआ है। आई थिंक इन फर्स्ट और सेकंड क्लास मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ थियरी वाली क्लास में। अब मैं आपको पीवाईक्यू में इस कॉन्सेप्ट को फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा रिवीजन हो जाए। मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया था कि सपोज करो आपके घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं और आपको बोला गया उनके लिए खाना बनाना है, और आपको एक मेन्यू दे दिया गया कि इस मेन्यू को फॉलो करके आपको खाना बनाना है। दैट इज हाउ यू हैव टू मेक फूड। ठीक है, अब आपने क्या किया सर, इस मेन्यू को कंसिस्टेंटली फॉलो किया और उस मेन्यू को फॉलो करके एक खाना आपने बना दिया। जो 5 गेस्ट आए हैं उनको आपने वो खाना सर्व कर दिया। बाद में पता चलता है सर इस 5 लोग में से ना 2 लोग ऐसे थे जिनको शुगर था। क्या था सर, इनको शुगर था, दे हैड हाई शुगर, है ना, 2 लोगों का शुगर इशू ज्यादा था। अब क्या होता है सर, आपने क्या उन लोगों के बारे में ये सोचा था इस खाना बनाने से पहले कि वो 2 लोग हैं जिनका शुगर लेवल ज्यादा है, तो मुझे खाना में शुगर की क्वांटिटी कम करना है? आपने नहीं सोचा, आपने जनरली उस मेन्यू को फॉलो करके सीधा सीधा खाना बना दिया। तो अगर आप सीधा उस मेन्यू को फॉलो कर रहे हो, सीधा उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, इट मींस ये आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है। यानी कि आर्टिकल 21 ये चेक करेगा कि जो कानून बनाया गया था वो सही प्रोसीजर को फॉलो करके बनाया गया है या नहीं गया, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या चेक करेगा, ये 2 चीज चेक करेगा। ये तो चेक करेगा ही करेगा कि सर आपने सही प्रोसीजर को फॉलो किया या नहीं किया, इसके साथ साथ ये भी चेक करेगा कि क्या ये नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है। नेचुरल जस्टिस मतलब क्या है कि सर ये जो कानून अभी बनाया गया ये सही तरीके से बना है। भले लोकसभा से राज्यसभा से बिल पास हुआ, राष्ट्रपति ने साइन किया, सब कुछ सही था, लेकिन क्या ये बिल की आवश्यकता थी अभी? क्या ये बिल उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है? मतलब ये बिल नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज को कौन टेस्ट करता है? ये टेस्ट करता है सर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो बेसिकली मेनका गांधी केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट कर लिया आर्टिकल 21 के अंदर में। यानी कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इट इज मोर ब्रॉडर। क्या है सर, ये बहुत ब्रॉडर है। मतलब बहुत ब्रॉडर इन द सेंस कि ये प्रोसीजर तो चेक कर रहा है, प्रोसीजर के साथ साथ नेचुरल जस्टिस भी चेक कर रहा है। मतलब ये तो चेक कर रहा है कि जो खाना बनाया अपने सही मेन्यू को फॉलो करके बनाया नहीं बनाया, इसके साथ ये भी चेक कर रहा है कि इसमें जो 2 लोग शुगर वाले हैं या 2 लोग जो थायराइड वाले पेशेंट है या बीपी वाले पेशेंट है, आपने उनको ध्यान में रख के खाना बनाया नहीं बनाया। मतलब ये नेचुरल जस्टिस उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस चीज को भी टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखो क्या क्वेश्चन है सर कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब क्या है, तो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एज सिंपल एज दैट। और मैंने इस कॉन्सेप्ट को सेम एग्जांपल के साथ में फंडामेंटल राइट्स वाली क्लास में एक्सप्लेन किया था। पॉलिटी इन 25 डेज प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, पूरी 25 क्लासेस में आपको एक क्लास मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा सर, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, 90% एस्पिरेंट इक्वालिटी बिफोर लॉ लगा करके ऐसे एग्जाम में, जो कि गलत है, तो ऐसे गलतियां नहीं करना है। ये सब आईएएस के एग्जाम के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 2021 में पूछा है, इसमें यूपीएससी में पूछा गया कि अच्छा ये बताओ कि जो स्टेट है, स्टेट का मतलब क्या है, व्हाट इज दैट व्हिच डिफाइंस स्टेट प्रॉपर्ली, स्टेट एक्चुअली मतलब क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था। मतलब जो एक स्टेट है, एक अथॉरिटी है, जो एक देश है, आप कैसे डिफाइन करोगे कि एक स्टेट है। तो मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ, 2-3 पिलर्स को ध्यान में रखना, उसके बाद आप ऑप्शंस को देखोगे और फिर आपको आंसर दिख जाएगा। स्टेट तभी होगा जब इसकी टेरिटरी फिक्स्ड होगी। क्या होगी सर, एक फिक्स टेरिटरी होगा, मतलब लैंड डिमार्केटेड होगा कि इसके यहां तक हमारा एरिया है, इसके बाद कोई और है, तो ये हमारा स्टेट है। देयर शुड बी टेरिटरी व्हिच शुड बी डिमार्केटेड। तो एक तो फिक्स टेरिटरी होना चाहिए, दिस इज नंबर 1। इसके बाद नंबर 2 में क्या पता चलेगा सर, अपार्ट फ्रॉम टेरिटरी, कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं आर दे सॉवरेन और नॉट। सॉवरेन मतलब खुद से खुद को डिसाइड, खुद के लिए डिसीजन ले पा रहे नहीं पा रहे। सपोज करो मैं ये कह दूं कि भारत एक देश है और भारत के लोग अपने देश के लिए डिसीजन नहीं ले रहे हैं, भारत का डिसीजन अमेरिका ले रहा है, भारत का डिसीजन ब्रिटेन ले रहा है, नहीं कि भारत गुलाम है, खुद तो स्टेट नहीं है। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तीसरा, यहाँ पे एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, अब वो कैसे भी गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक हो, एरिस्टोक्रेटिक हो, मोनार्कियल हो, कोई भी हो, तो वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। यानी कि स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब ये है कि एक ऐसा एरिया जिसकी बाउंड्री फिक्स्ड हो, एक ऐसा एरिया जहां पे कुछ लोग रह रहे हो और प्रीसाइजली वो लोग सॉवरेन हो, खुद के डिसीजन को खुद से ले सके, प्लस वहां पे गवर्नमेंट हो, एज सिंपल एज दैट। अब आप इस पैरामीटर में इन सभी को पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा दैट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या बोल रहा है सर, अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, सॉवरेन दूसरा टर्म, एंड पोसेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट तीसरा टर्म। इन तीनों टर्म्स को फुलफिल कर रहा है, मतलब ये स्टेट का डेफिनेशन है। ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन बना था स्टैंडर्ड 11 की एनसीईआरटी ऑफ पॉलिटी।
है ना, पॉलिटी वाली जो स्टैंडर्ड 11th की एनसीईआरटी है ना, वहां से ये क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाया हुआ था आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हुए कि क्या आपको स्टेट का मतलब पता है, नहीं मतलब कि व्हाट एग्जैक्टली स्टेट मीन, डू यू नो दैट थिंग और नॉट, दैट इज हाउ दे यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है कि ऑर्गेनाइज टेरिटरी होना चाहिए, चलो एक पैरामीटर सही है, possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural right and safeguard their means of subsistence, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है ना कि सर वहां पे एक ऐसी सरकार हो जो वहां के लोगों के नेचुरल राइट्स को ना प्रोटेक्ट करती हो। जैसे फ्रांस देख लो, फ्रांस में एक रेवोल्यूशन होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि फ्रांस में जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, जो लुई 16 का रूल था, वो वहां के थर्ड स्टेट के लोगों के राइट्स को नहीं रिकॉग्नाइज करते थे। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो राजा महाराजा थे अपने देश के लोगों के राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद उसको आप देश मान रहे हो ना, उसको आप स्टेट मान रहे हो ना। वो अलग बात है कि वहां के लोगों की स्थिति खराब है तो लोगों ने रिवोल्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली वो एक देश तो है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो देश नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सर ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, अ नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी, चलो एक पैरामीटर सही हो गया, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। चलो कल्चर भी है, ट्रेडिशन भी है, एक टेरिटरी में भी रह रहे हैं, अब उनका डिसीजन कोई और देश ले रहा है, कोई और लोग जो डिसाइड कर रहे हैं कि इनका फ्यूचर क्या होगा, तो फिर ये एक इंडिपेंडेंट देश थोड़ी है, इट्स नॉट एन स्टेट ना, इनका स्टेट तो कोई और हो गया, तो ये आपका पैरामीटर नहीं है। क्योंकि ये हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पे फिर से मार्क कर रहा हूं, नंबर 1 टेरिटरी जमीन, नंबर 2 सॉवरेन, है ना, सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट और खुद के डिसीजन लेने के लिए, नंबर 3 वहां पे गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट किसी प्रकार की डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, व्हाटएवर, बट देयर शुड बी अ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन डेफिनेट टेरिटरी, चलो ठीक है, विद अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। क्या जरूरी है कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो सकता है ना डिसेंट्रलाइज्ड भी हो, कैसी भी अथॉरिटी हो। चलो आगे देखो, एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी, ऐसा थोड़ी कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल हो सेंट्रल अथॉरिटी, ये तो डिपेंड करता है ना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देश होंगे ना वो पार्लियामेंट्री मानते होंगे ना प्रेसिडेंशियल मानते होंगे, उनके यहाँ पे राजा महाराजा का शासन होगा और उनको स्टेट के पैरामीटर में इंक्लूड किया गया हुआ है। There might be lot of such states, right? So this statement is also wrong. The correct answer is option A. This should be as simple as that, right? तो इसको ना इन तीन पैरामीटर्स को ध्यान रखना अगर यूपीएससी ने फिर से कभी स्टेट के ऊपर में क्वेश्चन पूछा तो। ठीक है, चलो जी भैया आगे चलते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? यूपीएससी ने 2021 में पूछा था कि इसमें से कौन है जो एक्चुअली बताता है कि आपकी लिबर्टी बहुत अच्छे तरीके से सेफ गार्ड किया जा रहा है एक लिबरल डेमोक्रेसी में। मतलब इनमें से कौन है जो आपकी लिबर्टी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करने की बात करता है, आपकी लिबर्टी को सेफ गार्ड करने का पैरामीटर इसमें से कौन सा है। तो पहले समझो, कमिटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है। कमिटेड मतलब एक ऐसी जुडिशरी जो गवर्नमेंट के साथ चल रही हो, जो सरकार बोले वो भी उसी चीज को फॉलो करे, गवर्नमेंट के साथ कमिटेड हो, तो वो तो खैर गलत है। जुडिशरी शुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट। अगर जुडिशरी कमिटेड होगी तो क्या आपको लगता है कि आपके पास लिबर्टी होगा। अब लिबर्टी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो सर। लिबर्टी का मतलब होता है टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली, आप अपने आप को डेवलप कर सको पूर्ण रूप से ऑन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ। मतलब आपको कानून इस तरीके से बने हो कि आपको डेवलप करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, आपको ग्रो करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो सकता है ना सर कि कल इस देश में जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, अगर कानून ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, तो जो माइनॉरिटीज हैं वो कुछ भी नहीं करेंगे, जो मेजोरिटी चाहेगी वही होती रहेगी, है ना। हो सकता है माइनॉरिटीज जो भी है उनके धर्म को ना माने, हो सकता है जो माइनॉरिटीज है उनके कल्चर को ना माने। आज के टाइम पीरियड में जितने अधिकार मेजोरिटी वाले लोगों के पास है उतना अधिकार माइनॉरिटीज के पास कैसे है। इनफैक्ट माइनॉरिटीज को स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया है? It is because of the constitution. It is because of the separation of power. It is because that the constitution ensures कि वहां पर रहने वाले हर एक इंसान के पास में लिबर्टी हो कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको वो स्पेस ना देगा तो क्या वो डेवलप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो लिबर्टी का मतलब क्या है? उनको खुद को डेवलप करने के लिए इनॉर्मस पोटेंशियल, इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ऑन द पैरामीटर ऑफ लॉ। कल के स्टेट में अगर लॉलेसनेस आ जाए, कल हमारे देश में कानून पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो क्या होगा सर? जो अमीर है वो बहुत अमीर हो जाएगा, जो अमीर है वो सारे रिसोर्स पर कब्जा मार जाएगा, जो अमीर है वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, जो गरीब है उसका शोषण हो जाएगा, है ना। मतलब सारे तरफ क्योस हो जाएगा ना। एवरीवन विल लाइक कि जिसको जो मन कर रहा है वो कर रहा है, लिबर्टी एग्जिस्ट ही नहीं होगी। तो लिबर्टी किस चीज के कारण आज के टाइम में बची हुई है? कौन है जो आपके लिबर्टी को आज के टाइम पीरियड में स्टैंड कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है लिबरल डेमोक्रेसी में? तो कमिटेड जुडिशरी तो उल्टा है सर, ये लिबर्टी को खत्म ही कर देगा। गवर्नमेंट के हिसाब से जुडिशरी चलेगी, जबकि जुडिशरी का काम है कि इंडिपेंडेंट होकर चले। उसको लग रहा है सरकार ने कोई गलत डिसीजन लिया तो सरकार को भी टोके, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा।
सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से सारा पावर सेंट्रलाइज कर लिया गया। क्या अगर सारा पावर सेंट्रलाइज कर लोगे तो आप लोगों को पावर ही नहीं दोगे, लोगों को अथॉरिटी नहीं दोगे, तो वो डेवलप कैसे करेंगे? इट ऑल्सो डजंट मेक सेंस। इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्या जरूरी है कि हर जगह इलेक्टेड गवर्नमेंट हो तो वहां पे लोगों को लिबर्टी मिले ही मिले? नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखो इलेक्टेड गवर्नमेंट में तो जो मेजोरिटी चाह रही है उसने अपने हिसाब से गवर्नमेंट बना लिया। आप समझो इस चीज को, एक एरिया में 100 लोग रह रहे हैं, है ना, और 60 लोग एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, 20 लोग बी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं और 20 लोग सी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। अब इन 60 लोगों ने जो मेजोरिटी, जिन्होंने जिसको वोट दे दिया, उसकी सरकार बन गई, ठीक है, तो अब इन 40 लोग को तो खतरा हो सकता है ना, क्योंकि तो माइनॉरिटीज है, तो कहीं ना कहीं यहां पे तो लिबर्टी प्रोटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके देश में जो एग्जीक्यूटिव्स है, जिनका काम है किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना, चाहे वो मिनिस्टर्स हो या सिविल सर्वेंट्स हो, और जो जुडिशरी है जो जजमेंट्स दे रही है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। सब अपने काम को न्यूट्रल होकर के, इंडिपेंडेंट होकर के करें। अगर वो करेंगे तो ही जाकर के आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे सर, कि आपके यहाँ पे लोगों के पास में पूर्ण रूप से लिबर्टी है। The people are actually enjoying liberty. There is a safeguard for the liberty of everyone in the society. It is only possible when there is separation of power. Every organ has its power demarcated. Every organ is working under the limitation of that power. No organ is interfering with the powers of other organ. हर ऑर्गन अपने लिमिटेशंस के हिसाब से, अपने पावर्स के हिसाब से चल रहा है, किसी और में इंटरव्यू नहीं कर रहा है। अगर ये वाला फैक्टर है, सेपरेशन ऑफ पावर है, तो आप कह सकते हो कि हाँ सर, वहां पे लिबर्टी सेफ गार्ड होगा। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इनफैक्ट डीपीएसपी में आर्टिकल 50 में भी दिया हुआ है कि सर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। मैंने आपको डीपीएसपी जो उस वीडियो में पढ़ाया था, वहां मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, चलो आगे चलेंगे सर। व्हाट इज दी पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? राइट, यूपीएससी ने 2021 में पूछा था, राइट टू प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है? तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी सर आर्टिकल 31 में था, और आर्टिकल 31 आपका फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया सर? जो 44th अमेंडमेंट होता है 1978 में, इससे बेसिकली इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटा करके क्या कर दिया गया सर? राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया। क्या कर दिया गया? एक लीगल राइट बना दिया गया। अब ये लीगल राइट आर्टिकल 300A के अंदर में है, और ये सबको अवेलेबल है। राइट, ये किसी भी पर्सन को अवेलेबल है, चाहे वो हमारे देश का सिटीजन हो या फॉरेनर हो, जो भी है उसको हमने राइट टू प्रॉपर्टी दिया हुआ है। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 44th अमेंडमेंट से हटाया गया, अभी किसमें? 300A के अंदर में इंक्लूडेड है, आई थिंक पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। राइट, चलो बेसिक क्वेश्चन था, यूपीएससी ने पूछा हुआ है ऐसे क्वेश्चन। 2020 में क्या बोला हुआ है? One common agreement between Gandhism and Marxism is, गांधी जी की विचारधारा और मार्क्स की विचारधारा में एक कॉमन एलिमेंट क्या था? तो जो मार्क्स थे ना, मार्क्सिज्म जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के बारे में बात करता है जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो इकोनॉमिकली बहुत कमजोर है, उनके बारे में बात करता है। और जो गांधी जी की विचारधारा है वो भी कहीं ना कहीं राम राज्य के बारे में बात करती है। राम राज्य मतलब क्या है? आपने बहुत बार सुना भी होगा। राम राज्य मतलब जहां पे इक्वालिटी हो। और आपने ये भी सुना होगा कि सर मार्क्स भी कहीं ना कहीं इक्वालिटी पे फोकस करते हैं कि भैया आप सबको एक समान दो, समान अवसर दो, इक्वल ट्रीट करो। जो लेबर क्लास है, जो वीकर सेक्शन है, इसको अपर सेक्शन की तरह ही ट्रीट करो, देयर शुड बी इक्वालिटी। तो दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है सर? कि जो सोसाइटी होना चाहिए वो एक स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए। स्टेटलेस मतलब क्या? मतलब उस समाज में अथॉरिटी, सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार बैठ करके डिसाइड करे कि किस स्टेट के, किस ब्लॉक के, किस गांव में कहां पे कुआं बनाना है। वहां के लोगों को वो कुआं बनाने का अवसर दो, वहां के लोग अपने हिसाब से खुद को रेगुलेट करें। जैसे कि आपने देखा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा लोग अपने एरियाज में, लोकल बॉडीज में आकर के खुद को रेगुलेट करते हैं, खुद के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो देयर शुड नॉट बी सच सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट और द एनी यूनियन बॉडी, है ना। हर जगह पे डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, प्लस स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए, यानी कि लोग कम्युनिटी के हिसाब से चले। ऐसा ना हो कि लोग ऊपर से ऑर्डर है उसी को फॉलो कर रहे हैं। कम्युनिटी के हिसाब से लोग चले, एक दूसरे की मदद करते हुए चले, जहां पे सबको इक्वल स्पेस मिले, इक्वालिटी पे ज्यादा इंफोसिस हो। इसी को हम राम राज्य भी कहते हैं, जो बेसिकली दोनों में कॉमन एलिमेंट दिखाई देगा। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यूपीएससी ने 2020 में इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे चलो सर। In the context of India, which one of the following is the characteristic appropriate for bureaucracy? यूपीएससी ने 2020 में बोला कि अच्छा ये बताओ, ब्यूरोक्रेसी के लिए, नौकरशाही के लिए कौन सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको लगता है? नौकरशाही क्या करता है? मैंने आप सबको बहुत बार बताया हुआ है कि सर सिविल सर्वेंट्स आर द एग्जीक्यूटिव्स,
वो एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी पॉलिसी को बनाया गया पार्लियामेंट ने के द्वारा उसको इंप्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट्स का काम है। दे आर एक्चुअली द एग्जीक्यूटिव्स देयर। तो आप अगर एक एक करके ऑप्शन देखो, सो सिविल सर्विसेज एक एजेंसी है फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को वाइडन करने का एक बहुत ही बड़ा क्या है सर, एजेंसी है, ऐसा नहीं है ना। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, जहां पे लेजिस्लेटिव्स जो है वो एग्जीक्यूटिव्स पे रिस्पांसिबल है, दैट्स अ वेरी कंप्लीट डिफरेंट थिंग। वहां पे आपको सिविल सर्वेंट्स नहीं दिखाई देंगे। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए एक एजेंसी है। अब फेडरलिज्म मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म का मतलब होता है सर डिवीजन ऑफ, याद रखना, लेजिस्लेटिव पावर। बेसिकली हम इसको ऐसे याद करते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर का डिवीजन है या नहीं है, मतलब जो लोग हैं अपने लिए कानून बना पा रहे नहीं बना पा रहे, ये पावर को दिया गया नहीं दिया गया, इसको फेडरलिज्म कहते हैं। इसमें ब्यूरोक्रेसी का क्या ही रोल है, ब्यूरोक्रेसी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, राइट, ये होगा नहीं। नेक्स्ट है सर एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब क्या ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है कि कोई सरकार अगर गिरना चाहे तो नहीं गिर सकती क्या, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ सकता है, हो सकता है अभी जो सरकार सत्ते में है, जिसके पास पावर है, जिसके पास में बहुत सारा वोट बैंक है, बहुत सपोर्टर्स है, कल वो सपोर्टर चले जाए तो सरकार गिर जाएगी नहीं गिरेगी, ऑब्वियस सी बात है सर, सरकार गिर जाएगी। तो क्या वहां पे जो आपका नौकर चाहिए वो उसको बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। एन एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग द पब्लिक पॉलिसी, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द राइट आंसर। एक ऐसी एजेंसी जिसका काम है कि सर पब्लिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। कोई भी बिल पास होकर के आया, अब वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर उस बिल को अपने एरिया में इंप्लीमेंट करना है तो डीएम साहब प्लान करेंगे कैसे इंप्लीमेंट होगा, अलग अलग लेवल पे ऑफिसर्स को शेयर किया जाएगा, दे विल एक्ट अकॉर्डिंगली। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, है ना। मूविंग अहेड, in the context of any country, which of the following would be considered as part of its social capital? social capital का पार्ट किसको माना जाएगा, इसमें से क्या है सोशल कैपिटल? समझो, समाज में सोशल कैपिटल मतलब कुछ ऐसा जो सोसाइटी के लिए बेटर है, जिससे सोसाइटी को लॉन्ग रन में प्रॉफिट हो रहा है। सोशल कैपिटल क्या है, तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं सर, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। लोगों के बीच में कितना म्यूचुअल ट्रस्ट है, सोसाइटी में कितना हार्मनी है, कहीं ना कहीं यही है सर सोशल कैपिटल। मतलब इससे सोसाइटी में स्टेबिलिटी होगा, सोसाइटी में पीस होगा, कम्युनलिज्म नहीं होगा, बिकॉज पीपल हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, राइट, दैट इज द सोशल कैपिटल। ऊपर देखो, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, नहीं ये नहीं है सोशल कैपिटल। द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग, कोई स्टॉक ऑफ बिल्डिंग नहीं है सर। द साइज ऑफ पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन का क्या साइज है, सब कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पे सोशल कैपिटल कहा गया है, वर्किंग जो पॉपुलेशन है उनका कितना साइज है, ग्रुप है, हम कोई पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। समाज में कहीं ना कहीं कैपिटल क्या है, तो सर सोसाइटी के लिए कैपिटल ये है कि सोसाइटी के लोग एक साथ शांति से रहें। तो क्या होगा आंसर, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, दैट इज ऑप्शन डी, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना जिसका आपको क्लियर कट डेफिनेशन नहीं पता, यू डू नॉट नो एक्चुअली द आंसर, बट इफ यू कैन रिलेट समथिंग आफ्टर रीडिंग द ऑप्शन, you will definitely land to the right answer. Option D is the right answer here. I think this should be very clear to each and every one of you. ठीक है, all right. Moving ahead. Now, with reference to the Constitution of India, consider the following. 2010 में पूछा गया, right? कौन सा इसमें से सही है? ठीक है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी या फिर डीपीएसपी। अब बोल रहा है क्या, which of the following provision of the Constitution of India are or is fulfilled by the नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी क्वेश्चन मैंने क्यों ऐड किया, करंट अफेयर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको ऐड इसलिए किया क्योंकि आपको एक्चुअली में समझ आए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करना है। समझो इस चीज को, यहाँ पे इस स्कीम के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसका आंसर आएगा। अब कैसे आएगा, देखो इसको क्या पता चल रहा है कि एक ऐसा नेशनल लेवल पे सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है जो लोगों को असिस्ट करने के लिए बनाया है। अब असिस्ट करने का मतलब हो सकता है ना, जो एल्डरली हो, जो बूढ़े लोग हो, जो विडोज हो, या फिर जो विकलांग हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो, उनको मदद करने के लिए कोई एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब क्या रहा है कि ये जो प्रोग्राम बनाया गया, ये प्रोग्राम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस के बेसिस पे बनाया गया है। अब समझो, फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मतलब आपके पास वो राइट होना ही होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि फंडामेंटल राइट को लेकर के गवर्नमेंट कोई ऐसा सोशल प्रोग्राम लॉन्च करे? अगर ऐसा लॉन्च करे तब तो बहुत सारे सोशल प्रोग्राम बनने लग जाएंगे और वो सोशल प्रोग्राम का वॉयलेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं हो सकता। समझो इस चीज को, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वॉयलेटेड बिकॉज दे आर लीगली इन्फोर्सेबल। अब अगर आपने इस फंडामेंटल राइट के बेसिस पर कोई एक्ट बना दिया
तो इस एक्ट को भी आपको फॉलो करना होगा. इट ऑल्सो कैन नॉट बी लीगली क्या एक्सप्लेन्ड और यू कैन से वायलेटेड, बिकॉज अल्टीमेटली अगर वो एक्ट वायलेट हो गया तो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया. तो ऑब्वियसली बात है सर, फंडामेंटल राइट के बेसिस पे तो ये एक्ट नहीं बना है. नेक्स्ट है सर फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब जो कार्य आपको करना है. गवर्नमेंट यहाँ पे आपके लिए स्कीम बना रही है, आपको कुछ नहीं करना है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग दैट. नेक्स्ट है सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. एग्जैक्टली द राइट आंसर. मैं आपको रीजन बता रहा हूँ. डीपीएस में हमने क्या पढ़ा है? डीपीएस में हमने पढ़ा है कि सर सरकार कुछ पॉलिसी बनाएगा, स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए. अब फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं सर? सोसाइटी में इनइक्वालिटी ज्यादा है, इनइक्वालिटी को हम कम करें, लोगों को इक्वल स्पेस में लेकर के आए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सब डीपीएसपी का पार्ट है. जितने भी पॉजिटिव इनिशिएटिव है जो लोगों को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं, गवर्नमेंट को प्रमोट करता है लोगों के लिए कल्याण करने के लिए, लोगों के लिए वेलफेयर करने के लिए, वो आपको डीपीएसपी में दिखाई देगा. और ये एक्ट भी डाउन द लाइन लोगों के लिए क्या कर रहा है सर? वेलफेयर का काम कर रहा है. तो दैट इज द रीजन व्हाई डीपीएसपी इज द मोस्ट रेटेड आंसर. दैट इज ऑप्शन बी. फंडामेंटल राइट क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं आपको दूसरा पर्सपेक्टिव बताता हूं. फंडामेंटल राइट बेसिकली आपका पॉलिटिकल राइट है. क्या है सर? ये पॉलिटिकल राइट है. फंडामेंटल ड्यूटी एक तरीके से कर्तव्य है जो आपको करना है, आपका कोई अधिकार नहीं है. लेकिन डीपीएसपी क्या है सर? ये सोशल एंड इकोनॉमिक राइट है. सोशल और इकोनॉमिक राइट है. और यहां पे प्रोग्राम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. नेशनल पॉलिटिकल असिस्टेंस प्रोग्राम नहीं है. पॉलिटिकल असिस्टेंस होता तो कहीं आप शायद सोच में पड़ जाते कि पॉलिटिकली लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है, फंडामेंटल राइट में ऐसी राइट्स है कि लोगों के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, तो कहीं उससे रिलेटेड. ऐसा तो है नहीं. ये सोशल के बारे में बात हो रहा है. फंडामेंटल राइट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. तो ऑब्वियस सी बात है सर, ऑप्शन सी ही होगा, मतलब डीपीएसपी होगा. द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज कि इवन इफ यू डू नॉट नो द आंसर, इवन इफ यू जस्ट ब्रेक डाउन द टर्म, even if you have developed a sense of understanding of political context, you can relate to the answer. And if you can relate to the answer, trust me, a large gap can be fulfilled. एक बहुत बड़ा जो गैप है, आप ऐसे लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस के द्वारा उस गैप को फुलफिल करके बाय द एंड यू कैन रीच टू द राइट आंसर. एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन द एग्जामिनेशन, और वेदर वी आर अटेम्प्टिंग यूपीएससी और द स्टेट पीएससी एग्जाम्स. बिकॉज इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे. सीरियस नहीं आएंगे यहाँ पे एक्ट का नाम दे करके, लेकिन उस एक्ट का इंप्लीकेशन वहां होगा ही नहीं. उस एक्ट से आपने क्या समझा, उस बेसिस पे आप उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर. ओके, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एक असर्शन और एक रीजन है. आपको बताना है क्या है सही. तो द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने आपको जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था, इवन दैट टाइम आल्सो आई हैव टोल्ड यू द सेम थिंग, दैट माइनॉरिटी इज अ टर्म व्हिच हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, इवन नॉट जस्ट द माइनॉरिटी, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच हैज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द टर्म दिस हैज बीन डिफाइंड. नहीं डिफाइंड है सर. कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें डिफाइन नहीं की गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर डिफाइन कर दिया गया तो उसका नैरो डाउन कर दिया गया, उसका इंटरप्रिटेशन कम हो गया. अगर कोई चीज उस डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव में नहीं आएगी तो लीगली सही हो जाएगी, जो कि गलत है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ डिफाइन नहीं किया गया, तो दिस इज द राइट आंसर. रीजन इज सेइंग बिकॉज द माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. अब ये बात भी सही है सर कि माइनॉरिटी कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. एक एक्ट के हिसाब से बनाया गया था माइनॉरिटी के लिए कमीशन. आई थिंक 1992 के आसपास में बनाया गया था, एक एक्ट से बनाया गया था. कोई संविधान में इस बॉडी का जिक्र नहीं किया गया हुआ. इवन दैट इज द राइट आंसर, बट इट इज नॉट द रीजन कि आखिरकार में माइनॉरिटी डिफाइन क्यों नहीं है. उसका रीजन तो नहीं है ना सर. मतलब क्या है, ये दोनों सेंटेंसेस इंडिविजुअल लेवल पे तो सही है, बट इट इज नॉट द रीजन ऑफ द असर्शन. ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर सर? बोथ A and R are true, but R is not a correct explanation of A. So option B is the right answer. I think this should be very clear to all of you. ठीक है, और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में कि दिस हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस हैज बीन मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन. Majority of times, if I have to quote a number, let me say more than 95% of the times the statement is wrong. क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें डिफाइन नहीं की गई हैं, बहुत सारी चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है. जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, भले आर्टिकल 13 का इंप्लीकेशन है जुडिशियल रिव्यू, है ना. नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, भले आर्टिकल 25 का इंप्लीकेशन है नो कॉन्फिडेंस मोशन, बट इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. और मैंने इसको पॉलिटी की 25 दिन वाली क्लासेस में ना एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. एनीवेज, अच्छा, जो भी ऐसे एस्पिरेंट है जो बेसिकली इस पूरे कंटेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं, इवन आई वुड से दिस टू ऑल ऑफ यू, इसको डाउनलोड करके खुद से क्वेश्चन लगाना. मैंने यहाँ पे ना आंसर दे रहा हूँ ना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बिकॉज आई एक्चुअली वांट कि अगर आपने एक बार आंसर सुन लिया, एक्सप्लेनेशन सुन लिया, फिर खुद से अटेम्प्ट करो, खुद से दिमाग लगाओ. राइट, लिख करके दे दूंगा तो फिर दिमाग लगाओगे नहीं. ट्राई टू अटेम्प्ट इट, ना कि आपके अकॉर्डिंग कैसे सही होगा, या फिर आपको याद है नहीं याद है सॉल्यूशन इसका, सो दैट द रिटेंशन इज देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम.
तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, इट्स नेम इज यूपीएससी बाय रुपेश। बाकी मैंने इस टेलीग्राम चैनल का लिंक को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो इसको, ठीक है। लिखा हुआ है व्हाट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज अ कन्वेंशन। 1995 में पूछा गया, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कौन सी चीज है जो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है लेकिन हम इसको कन्वेंशन के रूप में फॉलो कर रहे हैं। अब देखो, फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी मेंबर ऑफ लोअर हाउस, क्या ऐसा कहीं है क्या कि फाइनेंस मिनिस्टर लोअर हाउस से होंगे, लोकसभा से होंगे, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, राइट। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, पहले ही गलत हो गया है ना। लिखा हुआ नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, एक्सप्लिसिटली स्टेटेड कौन सा नहीं है। The prime minister has to resign if he loses the majority in the lower house। अब चलो इस पे थोड़ा डाउट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है सही स्टेटमेंट है, आगे चलते हैं। All sections of India are to be represented in the council of ministers। क्या हमारे देश में जितने भी सेक्शंस है, जितने भी अलग अलग ग्रुप्स है, सबको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड करना ही करना है। हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन करना ही करना है ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है, हमने कहीं नहीं पढ़ा हुआ है। मतलब अगर आप मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इंक्लूड कर पा रहे, गुड थिंग। और हमारे देश में तो सर बहुत सारे सेक्शन है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लिमिटेड नंबर है, जरूरी नहीं है कि सब उसमें इंक्लूड हो ही जाएंगे, तो ये आपका वैसे भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है सर, इफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट डिनाइड और डिमिट ऑफिस simultaneously before the end of the tenure, the speaker of the lower house of the parliament will officiate the president। मतलब अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों आपके ऑफिस को, अपने अपने ऑफिस को छोड़ देते हैं, तो जो आपके स्पीकर है लोकसभा के, वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के पद पर बैठेंगे। ये गलत है। मैंने आपको एक प्रोसेस बताया हुआ था, उसमें मैंने आपको क्रोनोलॉजी बताया था कि प्रेसिडेंट के बाद में वाइस प्रेसिडेंट, इनके बाद में सर आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर आपको दिखाई देंगे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में ये पूरा क्रोनोलॉजी एक्सप्लेन किया था, उसके बेसिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, तो ये भी गलत है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कि देखो क्या है सर, एक्चुअली में कन्वेंशन ग्रुप में कि द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूजेस द मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस। अगर लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर, मतलब लोकसभा में अगर आपकी मेजॉरिटी खत्म हो गई तो प्राइम मिनिस्टर साहब को रिजाइन करना पड़ेगा। सो इट इज लाइक एन कन्वेंशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। बहुत बार होगा ना कि आपको आंसर नहीं आ रहा होगा, तो आपको एलिमिनेट करना, इफ यू एलिमिनेट द ऑप्शन यू विल लैंड टू द राइट आंसर, बट ट्राई टू एलिमिनेट इट। Next is sir, if a particular area is brought under 5th schedule of the Constitution of India, which of the following statement best reflect the consequences। अगर किसी एरिया को हम 5th शेड्यूल के अंदर लेकर के आते हैं, 5th शेड्यूल क्या है, तो सर जो ट्राइबल एरियाज है हमारे सेंट्रल इंडिया और बाकी एरियाज को, उनको रेगुलेट करने के लिए 5th शेड्यूल बनाया गया था। बेसिकली ट्राइबल एरियाज के लोगों को हम प्रोटेक्शन दे सके, उनकी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट कर सके, इसको लेकर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और बाकी चीजें भी बनाई जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिमार्केट करते हैं कि कौन सा ट्राइबल एरिया है जो 5th शेड्यूल के अंदर में आएगा, ये प्रेसिडेंट के पास में अथॉरिटी है। तो आखिरकार में सर ये 5th शेड्यूल का क्या कॉन्सिक्वेंस है, तो सबसे पहले बोल रहा है दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। लेट मी टेल यू दिस इज द राइट आंसर, बाकी हम बाद में देखेंगे, बट यही आपका सही आंसर सर, कि अगर कोई ट्राइबल एरिया है तो ट्राइबल एरिया अगर वो 5th शेड्यूल के अंदर मेंशन है तो वहां पे ट्राइबल लोगों की जमीन नॉन ट्राइबल लोगों को, नॉन ट्राइबल लोगों को नहीं मिल सकता, बिकॉज अल्टीमेटली उन ट्राइब्स को वहां पे प्रोटेक्ट करना है। अब बाहरी लोग अगर ट्राइबल एरियाज में जमीन खरीद करके अपना अपना घर बना ले, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर ले, तो वो ट्राइब्स कहाँ रहेंगे। तो आप देखो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जहां पे एक्चुअली में ट्राइबल लैंड नहीं बिक रहा। फॉर एग्जांपल आप देखो रांची, झारखंड में कैपिटल है, बट रांची का बहुत बड़ा पार्ट है जो ट्राइबल लैंड है, वहां पे बाहरी आदमी आकर के इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली देयर इज लॉट ऑफ रिपरकशन फॉर दैट, है ना। तो इसका क्या होगा सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी क्या बोल रहा है, दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन दैट एरिया। क्या वहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनेगा उस एरिया में, ऐसा यहाँ पे नहीं है, वो अपना 6th शेड्यूल और बाकी जगह पे। दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया टू यूनियन टेरिटरी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको हम यूटी बना देंगे, या फिर दैट स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जो भी एरिया को हम डिक्लेयर करते हैं उनको हम थोड़ा स्पेशल फोकस देते हैं, बिकॉज वो ट्राइब्स के लिए इंपॉर्टेंट सी प्लेसेस होती है ना। चलो अगले पे आओ सर, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? आखिरकार में कौन सा फीचर है जो बताता है इंडियन पॉलिटी का कि हम फेडरल है कैरेक्टर में। अब फेडरल का मतलब मैं फिर से बता रहा हूं सर, मतलब डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, है ना। हमारे पास में पावर्स का डिवीजन है, किससे पता चल रहा है, the independence of judiciary is safeguard, the union legislature has elected representative, the union cabinet can have elected representative, the fundamental right are enforceable by the court of law। let me say you the right answer is option A, the independence of judiciary is safeguard। कहने का मतलब क्या है सर, अगर हमारे देश में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब अपने हिसाब से अपने डिसीजंस ले रही है, कोई उसमें इंटरवीन नहीं कर रहा है,
तो बहुत न्यूट्रल होके काम करेगी। तो जब भी सेंटर और स्टेट से संबंधित इश्यू होता है वो किसके पास जाता है सर? जुडिशरी के पास जाता है, प्रिसाइजली सुप्रीम कोर्ट के पास में जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। और सुप्रीम कोर्ट यानी कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होके काम कर रहा है तो वो मेक श्योर करेगा कि सेंटर और स्टेट के इश्यूज में जो भी ऐसी पार्टी है जिसके साथ इनजस्टिस हुआ उसको हम जस्टिस दे सके, चाहे वो सेंटर हो या फिर स्टेट हो, यानी कि वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर अगर है तो वो बॉडी अच्छे तरीके से काम करेगा। हो सकता है ना सर कि स्टेट को इश्यू हो कि सर सेंटर ने इस स्टेट के साथ में कोई पावर मिसयूज किया हुआ है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं भाई ये स्टेट का पावर है, स्टेट को ये काम करने का परमिशन मिलना चाहिए, यानी कि स्टेट के पास ना अथॉरिटी होनी चाहिए। यानी कि इससे क्या हुआ सर, यहाँ पे आपका फेडरल फीचर इंप्रूव हो गया, स्टेट के पास में पावर आ गया इक्वल टू द सेंटर। समझो इस चीज को, मतलब एक जुडिशरी अगर आपकी इंडिपेंडेंट है ना तो हमेशा वो मेक श्योर करेगी कि जो भी चीज है वो बहुत ही न्यूट्रल बेसिस पे हो, स्टेट्स के साथ में इनजस्टिस ना हो, यानी कि फेडरल फीचर अपहोल्ड हो सके, स्टेट्स को इक्वल क्या स्पेस मिल सके। दैट इज द रीजन व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट, है ना। इसलिए हमको याद रखना है सर कि जो आपका इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी है ये आपका क्या है, इट्स अ फेडरल फीचर। इसके साथ में सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान लिखा हुआ, ये भी आपका फेडरल फीचर है। अगर संविधान लिखा हुआ है तो हमें पता है कि स्टेट का क्या पावर है, सेंटर का क्या पावर है। ऐसा नहीं है कि सेंटर स्टेट के पावर में इंटरवीन कर रहा है, स्टेट को हमने स्पेशल पावर दिया हुआ है क्योंकि संविधान लिखा है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, एक आपका फेडरल फीचर है। समझो दीज आर द फेडरल फीचर। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ये भी फेडरल फीचर है क्योंकि हर बॉडी संविधान के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा तो सबके पास में लिमिटेड पावर है, कोई अनलिमिटेड पावर यूज नहीं करेगा, कोई बॉडी किसी और बॉडी के पावर के अंदर इंटरवीन नहीं करेगी, देयर विल बी अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर। तो जो पावर का डिवीजन वो बहुत सही तरीके से होगा। तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे क्या देखने को मिलेगा, इट्स आल्सो फेडरल फीचर। तो फेडरल फीचर मतलब क्या सर, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूनियन सुप्रीम पावरफुल हो गया, स्टेट्स को भी पावर मिलना चाहिए। तो अगर आपका जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रल होकर काम करे, तो ये मेक श्योर करेगी कि स्टेट के लिए अगर कुछ इनजस्टिस हो रहा है तो उसको जस्टिस दिया जा सके। दैट इज द रीजन व्हाई इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी इज अ फेडरल फीचर, है ना। अब गलती नहीं करना बिकॉज बार बार रिपीट कर रहा हूं, राइट। ठंड के मौसम में गर्मी हो रही है मुझे एक्सप्लेन कर करके, बिकॉज अल्टीमेटली यूपीएससी के क्वेश्चंस में वो ग्रेविटी देखने को मिलता है ना। चलो भैया अब ये क्वेश्चन 2020 का है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन बेसिक स्ट्रक्चर। पहले ही बता दिया था सर, डिफाइन वाले क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं, ये भी गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं डिफाइन किया हुआ। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है सर, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कुछ ऐसे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिसको कोई भी बदल नहीं सकता, ना ही पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट कभी बदल नहीं सकता, अमेंडमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज वो हमारे संविधान का बेस है। अगर आपने उसको बदल दिया तो हमारा संविधान खोखला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म क्या बोलता है कि हमारे देश में हम सभी धर्मों को एक समान मानते हैं। अब ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर इसमें कल पार्लियामेंट इंटरवीन करे और सेक्युलरिज्म को खत्म कर दे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खोखला हो गया। काय का फंडामेंटल राइट, काय का फंडामेंटल ड्यूटी, किसी का कोई सेंस ही नहीं रहा। आपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन सेक्युलरिज्म को ही एलिमिनेट कर दिया। तो इसलिए आपके सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कुछ ऐसे हमेशा याद रखेंगे, क्या है सर, बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में पार्लियामेंट कभी इंटरवीन नहीं कर सकता, एंड इवन सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट डिफाइंड इट। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो मैं अगर यहां पे बोल दूं कि यहां पे 10 बच्चे, 10 बच्चे कल अपनी मर्यादा को फॉलो करेंगे, आप अपनी मर्यादा में रह के क्लास को अटेंड करेंगे। अब मर्यादा का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, आपको डिसेंट तरीके से बैठना है, डिसेंट तरीके से क्वेश्चन पूछना है, डिसेंट तरीके से बिहेव करना है। अब मैं अगर कल बोल दूं कि मर्यादा को फॉलो करना, और मर्यादा मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 चीजों को आपको फॉलो करना है, तो हो सकता है ना कोई आप ऐसा काम करो जो इन 5 के अंदर ना हो और वो मर्यादा को वायलेट कर रहा हो। इसलिए मैंने मर्यादा शब्द को डिफाइन ही नहीं किया कि सबके लिए। अब आप समझो मर्यादा क्या है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा तुम ये कर रहे हो भैया, ये मर्यादा के बाहर है। अब मैं बोल दूं यहाँ पे टाइम पे आना है, टाइम पे बात करना है, क्वेश्चन ठीक से पूछना है, ठीक है, और मैंने सारे पैरामीटर्स डाल दिए और आप छुप के लंच खा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये मर्यादा के पैरामीटर में आता है, तो आप बोलो कहाँ आता है सर, आपने तो यहाँ पे डिफाइन में मर्यादा में डाला ही नहीं है कि मैं लंच कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं क्या करूंगा, मर्यादा को एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा, मैं चेक करूंगा कि अल्टीमेटली आप वो काम कर रहे हो वो मेरे हिसाब से उस मर्यादा वाले प्रिंसिपल में आता है या नहीं आता है। एग्जैक्टली यही सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि उसने डिफाइन ही नहीं किया। उसने ये बोला कि ठीक है आप कानून बनाओ, मैं चेक करूंगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है नहीं है। मतलब नीदर द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड और डिफाइंड, nor the parliament has defined, neither it has been defined in the constitution of India कि what is the basic structure. It is that the Supreme Court will explain ahead in the future. Supreme Court भविष्य में बताएगा कि देखो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट बताते रहेगा कि इसने डिफाइन नहीं किया हुआ है।
Next is the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberty and to preserve the ideas on which the Constitution is based. That is true. Judicial review आपको आर्टिकल 13 में दिखाई देगा. सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी बेसिकली रिव्यू कर सकते हैं, अपने खुद के डिसीजंस को रिव्यू कर सकते हैं. इनफैक्ट जो एक्ट्स पास हो उनको भी रिव्यू किया जा सकता है. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पर्टिकुलर स्टफ. सो द राइट आंसर इज सर ऑप्शन बी. आर्टिकल 13 पढ़ाया मैंने आपको फंडामेंटल राइट की पहली क्लास में. आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 याद करो, है ना. Under which schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties or mining be declared null and void? 2019 में पूछा गया एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन. यूपीएससी ने बहुत पहले पूछा था, उसी बेसिस में फिर 2019 में यूपीएससी ने सेम पैटर्न पे क्वेश्चन को रिपीट कर दिया. फिफ्थ शेड्यूल इज द राइट आंसर. फिफ्थ शेड्यूल के अंदर में सर अगर ट्राइबल लैंड है तो वो नॉन ट्राइबल्स को नहीं जा सकता, यानी कि अगर कोई ट्राइबल जमीन है तो कोई प्राइवेट पार्टी को आप नहीं दे सकते कि माइनिंग कर लो, होटल बना लो, कंपनी खोल लो, कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ ट्राइबल लैंड. So we have to give space to the tribes living out there. So the correct answer will be option B, है ना. देखो यूपीएससी सेम पैटर्न क्वेश्चन को रिपीट करता है और इस बार फिफ्थ शेड्यूल न्यूज में भी है. क्यों? लद्दाख इज डिमांडिंग कि हमें आप स्टेट बनाओ और अब हमें क्या करो सर, फिफ्थ शेड्यूल में रखो, ट्राइब्स वाला स्पेशल स्टेटस दो, राइट. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल के ऊपर में फिर से यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम में करंट में काफी टॉपिक ट्रेंड में. Okay, the ninth schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of. ninth schedule को किसके कार्यकाल में इंट्रोड्यूस किया गया था? So it was the सर जवाहरलाल नेहरू. बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 8 ही शेड्यूल हुआ करते थे, अब 12 शेड्यूल है, यानी कि 9, 10, 11, 12 ये चारों के चार शेड्यूल अमेंडमेंट्स के द्वारा यानी कि संशोधन के द्वारा इनको ऐड किया गया है. और जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में हमने 9th शेड्यूल को ऐड किया था. और उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे. आई थिंक 1947 से लेकर के 1964 तक. बाय द टाइम ऑफ 1964 जवाहरलाल नेहरू जी वाज द प्राइम मिनिस्टर. इन्हीं के टाइम पीरियड में सबसे पहला संशोधन हुआ इन द ईयर ऑफ 1951. 9th शेड्यूल को 1991 राइट 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सबसे पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐड किया गया. अब इस पर्टिकुलर शेड्यूल में क्या डाला गया? तो शेड्यूल बनाया इसलिए गया कि अगर कोई ऐसा कानून है जो पार्लियामेंट बना रहा है, उस कानून के ऊपर में जुडिशियल रिव्यू नहीं कराना है तो उसको 9th शेड्यूल में डाल दो. यानी कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और 9th शेड्यूल में अगर डाल दिया तो अब उस पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी इंटरव्यू नहीं कर सकती, जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकता. इसलिए 9th शेड्यूल को बनाया गया था. बेसिकली उस टाइम पे वो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी केसेस है ना, जमींदारी अधिकार एंड ऑल, उसको लेकर के प्राइवेट मतलब ये प्रॉपर्टीज एंड ऑल, उसको लेकर के बेसिकली ये बनाया गया था. 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था. बाद में इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अपना एक क्या जजमेंट दिया, उसमें कहा कि सर 1973 के पहले अगर आपने कुछ भी 9th शेड्यूल के अंदर में डाला हुआ है तो उसमें हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे. इसके बाद अगर आप कुछ भी डालोगे तो उसमें जुडिशियल रिव्यू होगा, क्योंकि 1973 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी बिकॉज ऑफ द केशवानंद भारती केस एंड बिकॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. इन चीजों को बहुत डिटेल में मैंने आपको क्लास में पढ़ाया. इट्स नॉट पॉसिबल दैट एवरी कॉन्सेप्ट आई कैन एक्सप्लेन यू टू दैट ग्रेविटी. आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने बेसिक थोड़ा पढ़ाओ ताकि आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है ना. चलो नेक्स्ट है राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ. अभी 2017 का क्वेश्चन है सर. राइट टू वोट, याद करो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले वोटिंग राइट हुआ करता था सर 21 साल, लेकिन हमने इसको अमेंडमेंट करके 18 साल कर दिया. आपको मुझे बताना है वो कौन सा अमेंडमेंट था. Which was that amendment? Was it 61, 62, 86? कौन सा अमेंडमेंट था? Please let me know in the comment box. Right, the amendment in the year, किस साल में अमेंडमेंट किया गया? तो बेसिकली राइट टू वोट हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया हुआ है. इनफैक्ट उसमें लिखा हुआ था पहले 21 साल, उसको हमने संशोधित करके 18 साल किया. इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of government. कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब पता है क्या है? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंग्लैंड का है, जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं. कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं. तो बेसिकली इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो बोलता है कि हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं? ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है. मैं आप सभी के लिए इसको छोड़ करके जा रहा हूं. अगर आप में से किसी भी एस्पिरेंट ने पार्लियामेंट चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे. अगर आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे तो इस वीडियो को अपलोड करने के 2 दिन बाद मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दूंगा ताकि आप इसको एक बार चेक कर लो. अगर आपको लग रहा है तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी गिवन इन द कमेंट बॉक्स. थोड़ा दिमाग लगाओ, टफ है, लेट मी से दिस, इट इज अ टफ क्वेश्चन, टफ वाली कैटेगरी में आता है और थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट को चेक करता है.
सो लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस क्वेश्चन करेक्ट, है ना। अगर आप यहां तक वीडियो पे आए हो, इट मींस दैट यू विल डेफिनेटली अटेम्प्ट एंड डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर नहीं आता तो यू कैन कोट एंड यू कैन से दैट आई एम ट्राइंग टू फाइंड द आंसर एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि आप यहां तक पहुंचे और एक्चुअली सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। चलो, moving to the next question is, which one of the following is not a feature of Indian federalism? अच्छा, इंडियन फेडरलिज्म को कौन सा फीचर नहीं है? इंडियन फेडरलिज्म आई थिंक 3 बार मैंने आपको रिपीट कर दिया। यूपीएससी बार बार फेडरलिज्म पे आता है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, है ना, कम से कम 2 से ज्यादा ऑर्गन्स में पावर को डिवाइड करना चाहिए, दैट इज व्हाट फेडरलिज्म मींस। तो इसमें से कौन सा है जो फेडरलिज्म फीचर नहीं है? यूपीएससी ने 2017 में पूछा हुआ है। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, powers have been clearly divided, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी सर ये है फेडरलिज्म फीचर, मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तभी तो वो मेक श्योर करेगा ना कि स्टेट सेंटर सबके पास इक्वल पावर हो, किसी के साथ जाति ना हो, सबको इक्वल स्पेस मिले, तो ये तो होगा ही। The powers have been clearly divided or demarcated, yes this is true, not पूछ रहा ना, ये सब तो है। The federating units have been given अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ये बात भी सही है सर। फेडरेटिंग यूनिट मतलब क्या है? जो भी स्टेट्स है उनके पास अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, किसी स्टेट का राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, किसी स्टेट का राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन कम है, एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, एंड दैट इज गिवन इन द 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4th शेड्यूल में हर स्टेट से कितने लोग जा रहे हैं राज्यसभा में मेंशन किया हुआ है। वी हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर इन द क्लासेस। 25 क्लासेस में हमने इसको बहुत डिटेल में कवर किया, सो दैट इज ट्रू, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द फेडरेटिंग यूनिट हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, यस दिस इज ट्रू। तो बाय डिफॉल्ट आपका ऑप्शन डी है राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट। हमेशा याद रखना आर्टिकल 1 क्या बोलता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ क्लास में। आर्टिकल 1 से आई थिंक पहली दूसरी तीसरी वीडियो इसमें मैंने आपको ये समझाया हुआ है। आर्टिकल 1 सेज इंडिया, समझो इसको अच्छे से, दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 1 आपको 2 चीज बताता है कि अब एक तो हमारे देश का नाम क्या है, क्या नाम है सर? इंडिया, दैट इज भारत, ये हमारे देश का नाम है, दिस इज नंबर 1। और दूसरा बात हमारा आर्टिकल 1 क्या बताता है कि हमारा देश क्या है? इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या ये? यूनियन ऑफ स्टेट, दिस इज नंबर 2। और यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है सर? बहुत सारे स्टेट्स हैं जो एक साथ जुड़ करके एक यूनियन बना रहे हैं, और उसमें इस चीज को एक्सप्लिसिटली बाद में एक्सप्लेन किया गया, बोला गया है। इट मींस दैट the state are not coming here as an agreement, it means the state cannot secede away from this union। मतलब states इस यूनियन को तोड़ के नहीं निकल सकते, they cannot secede away from this union। क्योंकि अमेरिका में अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ोगे तो अमेरिकन सिविल वॉर जब हुआ था तो जो नॉर्थ स्टेट्स थे, जो साउथ स्टेट्स थे अमेरिका के, उनके बीच में ही कंफ्लिक्ट हो गया था। जो साउथ स्टेट्स थे अमेरिका के वो बोल रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हम एक नया देश नहीं बना सकते, वी आर अ न्यू कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स अस। तो वहां के मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है अमेरिका में जो अपने आप को जोड़ करके एक नया देश बना रहे थे। तो बहुत लंबा सिविल वॉर हुआ, बाद में नॉर्थ और साउथ जो स्टेट्स थे अमेरिका के उन सभी को एक साथ जोड़ करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया गया। मतलब अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको आप यूएसए कहते हैं। इंडिया को हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं कहते, बिकॉज इंडिया में बाय डिफॉल्ट ऐसा माना गया है कि सर यहाँ पे जितने भी स्टेट्स जुड़े हुए हैं इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि भैया हम एग्रीमेंट साइन करके जुड़ रहे हैं, कल एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे तो हम तोड़ करके एक नया देश बना देंगे, नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता तो कल पंजाब बोल देता मुझे नया देश बना दो, बंगाल बोल देता मुझे नया देश बना दो, महाराष्ट्र बोलता मुझे नया देश बना दो। तो ऐसा अगर सब लोग अपने अपने को आपको नया देश बोलने लग जाते, बिहार बंगाल सारे स्टेट्स अगर बोलने लग जाते, तो फिर भारत कहां बचता? भारत बचता ही नहीं ना। दैट इज द रीजन इट्स क्लियरली मेंशन कि हमारे देश में इन सभी स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। बाय डिफॉल्ट इनको हमने जोड़ करके यूनियन बनाया। ऐसा नहीं है कि इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, कल ये बोल दे कि हम एग्रीमेंट छोड़ करके इस यूनियन को तोड़ रहे हैं तो टूट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो ये लिखा हुआ है इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, इट इज नॉट एन रिजल्ट, यानी कि ये गलत है और आपसे गलत ही पूछा, सो दिस इज द राइट आंसर, है ना। यानी कि स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ सर, आपको बाय डिफॉल्ट एक साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो भैया अगले प्रश्न पे आते हैं। The main advantage of the parliamentary form of government is that parliamentary form of government का main advantage क्या है? The executive and the legislative work independently, नहीं भाई, independently तो presidential system में है। It provides continuity of policy and is more effective। भाई पॉलिसीज का continuity आपको थोड़ा यहाँ कम देखने को मिलता है क्योंकि सरकार अनस्टेबल है, बार बार चेंज होती रहती है। The executive remains responsible to the legislature, this is true।
द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन, ये गलत है ना, द हेड ऑफ गवर्नमेंट कैन बी चेंज्ड, यानी कि प्रेसिडेंट आप बदल सकते हैं। द राइट आंसर इज सर द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर, ये बात सही है सर, जितने भी एग्जीक्यूटिव है, जितने भी मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर हो या फिर पूरा पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेचर के लिए रिस्पांसिबल है। और मैं अगर आपको प्रीसाइजली बताऊं तो लेजिस्लेचर यानी कि यहाँ पे पार्लियामेंट में हम लोअर हाउस की बात कर रहे हैं और स्टेट में हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं। The executives are responsible to the legislature, है ना, मतलब ऐसा हम कहते हैं ना, the executives are responsible to the लोकसभा, राइट। इसके ऊपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, मैं आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑलराइट। अगला देखो क्या है सर, द प्रोविजन ऑफ 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू, अच्छा 5वां और 6वां शेड्यूल क्यों बनाया गया है? 5वां और 6वां शेड्यूल किसको डील करता है? ट्राइब्स को डील करते हैं। सो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यही आंसर होगा, है ना। यूपीएससी ने 2015 में पूछा था, क्या बाउंड्री ऑफ स्टेट्स? नहीं भाई साहब, कोई पंचायत को लेकर के कुछ भी नहीं है। क्या ये ब्रॉडर स्टेट के इंटरेस्ट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, इट इज जस्ट द शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली 5th और 6th शेड्यूल्स को बनाए गए हैं, ठीक है। Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provision regarding anti-defection? बड़ा कमाल का चीज है। Anti-defection किसमें है सर? Anti-defection is there in the 10th schedule. Anti-defection मतलब क्या? मतलब सर कोई एक इंसान एक पॉलिटिकल पार्टी से जीत करके एमपी बनता है, एमएलए बनता है और बाद में उस पार्टी को वो छोड़ दे रहा है, तो उसके ऊपर में एंटी डिफेक्शन लगा करके उसके मेंबरशिप को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद ना वो एमपी रहेगा ना वो एमएलए रहेगा। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि आपने आम जनता को बताया कि देखो ये पॉलिटिकल पार्टी ए है, मैं इसकी विचारधारा से जुड़ रहा हूं, तो लोगों को लगा क्या कि आप एक्स हो और आप ए को जुड़ रहे हो, आपकी विचारधारा और इसकी विचारधारा सेम है। आम जनता को ये विचारधारा अच्छा लगा, लोगों ने आपको वोट दे दिया, आप इलेक्शन जीत करके एमपी या एमएलए बन गए। बाद में आप बोल रहे हो कि मैं अब इस विचारधारा से छोड़ करके किसी और विचारधारा को, किसी और पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं इसको छोड़ रहा हूं। तो लोगों के साथ तो धोखा हो गया ना। लोगों ने आपको एक विचारधारा को देख करके, समझ करके आपको वोट दिया, आप इलेक्शन जीत करके यू आर नाउ लिविंग दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। सो इट्स लाइक हैपनिंग समथिंग रॉन्ग विद द पीपल। तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लगा करके आपका मेंबरशिप टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अपना आप एमपी रहेंगे ना आप एमएलए रहेंगे, अब आप एक आम इंसान बन चुके हैं, ठीक है। बेसिकली इसलिए इसको लगाया गया हुआ है एंटी डिफेक्शन। बहुत सारे प्रोविजन है। अगर एक आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पार्टी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें हम पार्टी ओरिएंटेड चलते हैं। हम सब एक साथ उठेंगे, एक साथ डूबेंगे, ऐसा पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है। मतलब अगर कल इलेक्शन है और अगर पॉलिटिकल पार्टीज व्हिप जारी कर रही है कि कल हमें आना है, तो आप सभी को आना पड़ेगा। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं तो आपको उन पॉलिटिकल पार्टी के विचारधारा को मानना पड़ेगा, तभी तो आप सब एक पार्टी के मेंबर है। अब एक इंसान एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर चुका है, उस पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन जीत चुका है और उस पॉलिटिकल पार्टी की बात मान ही नहीं रहा। इलेक्शन में ये पॉलिटिकल पार्टी कुछ और कह रही है, ये कुछ और कह रहा है, भले ही आदमी उसी पार्टी का हिस्सा है लेकिन ये उस पार्टी के विरुद्ध जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में भी एंटी डिफेक्शन लग सकता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट बन करके आप उस पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी पे चल ही नहीं रहे हो। एंटी डिफेक्शन खत्म हो जाएगा आपका वो पोस्ट, समझो इस चीज को, ठीक है। तो ये 10th शेड्यूल में बेसिकली इसको कौन करेगा? तो सर स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा में स्पीकर, या फिर आप कह सकते हो सर कि आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे भी जो स्पीकर है, राज्यसभा की जो चेयरमैन है, इनके पास में पावर है एंटी डिफेक्शन लगाने का। एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगर कोई ऐसे एमपी एमएलए उनको लगता है कि एंटी डिफेक्शन लगा करके मेरे पोस्ट को गलत तरीके से हटाया गया, मैं डिजर्व करता हूं एमपी एमएलए बनना, राइट, एंटी डिफेक्शन मेरे ऊपर नहीं लगाया जा सकता, तो जुडिशरी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इस केस को लेकर के, राइट, ताकि उस पोस्ट पर उसको रिस्टोर किया जा सके। बहुत बड़ी बात है किसी एमपी एमएलए को उस पोस्ट से हटा देना एंटी डिफेक्शन लगा के, तो इसको जुडिशियल रिव्यू में रखा गया हुआ है। इसके ऊपर में पीवाईक्यू इस पे भी क्वेश्चन पूछा या भी रिसेंट है उसमें, है ना। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। देखो पॉलिटी का भी जितना भी वीडियो आएगा ना, आई एम जस्ट टेलिंग दिस टू ऑल ऑफ यू, आंख बंद करके पहले तो 25 क्लासेस को देख लो जो हमने आपको पढ़ाया हुआ। अगर आपको नहीं देखना, आपको लगता है आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप पीवाईक्यू मेरे साथ में लगा लो। ट्रस्ट मी, अगर यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में 15 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे, आप 11 से 12 सही करके आओगे, इस लेवल तक लेके जाऊंगा मैं आपको। हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आएंगे तो 10 सही करके आओगे। हिस्ट्री का सैचुरेशन थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, पॉलिटी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पे सैचुरेशन ऊपर है, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे। अभी इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करूंगा, इकोनॉमिक्स में भी 15 में से आप 10 से 12 क्वेश्चन सही करके आओगे, एंड दैट इज अ डिसेंट स्कोर इफ आई एम टेकिंग अ नंबर ऑफ 15, कि अगर 15 क्वेश्चन आते तो मैं बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन ऊपर गए नीचे हुए तो नंबर भी वेरी करेगा। मतलब यू विल हैव अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, एंड यूपीएससी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द आंसर। आपको यहाँ दिखाई देगा सारे क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, पुराने क्वेश्चंस में आपको कहीं फैक्ट्स दिखाई देगा, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम दे आर चेकिंग एक्चुअली द कॉन्सेप्ट देयर, है ना। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज आर इम्प्लाइड
इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कौन कौन से प्रिंसिपल्स आपको लगते हुए नजर आएंगे? पहला कह रहा है सर मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, मतलब जितने भी कैबिनेट के मेंबर्स हो सब पार्लियामेंट के मेंबर है। सही बात है सर, हमने तो पढ़ा भी हुआ है कि अगर आप एक मिनिस्टर बनते हैं तो 6 महीने के अंदर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, ये बात भी सही है ना, मिनिस्टर्स तभी तक तो ऑफिस में जब तक उनको कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस मतलब क्या? जब तक उनको मेजोरिटी मिल रहा है। आप एग्जाम में गए, आपने सारे क्वेश्चन सही कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ाई करके गए, आपने पढ़ाई नहीं किया, आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, आप गलत करके आओगे। तो ये बात तो सही है, इनके पास मेजोरिटी है। द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट होता है सर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। जो कैबिनेट है उसके हेड कौन होते हैं? क्या प्रेसिडेंट होते हैं? नहीं, द हेड ऑफ द कैबिनेट इज द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअली द सर्वो सर्वा। कैबिनेट हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके मुखिया कौन है? आपके प्राइम मिनिस्टर साहब है। सो दिस इज द रॉन्ग आंसर, राइट। तो इसका दो ऑप्शन सही है, 1 and 2, सो दिस इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, दिस इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। और इस क्वेश्चन को मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 2005 का क्वेश्चन है। पॉज करके वीडियोस को अटेम्प्ट करना। इस क्वेश्चन को आप सभी के लिए छोड़ने के पीछे का रीजन ये है, एक तो बेसिक क्वेश्चन है, आप गलत नहीं करोगे, समझाने की जरूरत नहीं है इसको, बहुत ही फैक्चुअल है। कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट थे, क्या था नहीं था आपको पता है। दूसरा, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितने सीरियस एस्पिरेंट है आउट ऑफ दोस 1000 एस्पिरेंट, वो 1000 बच्चे जो इन वीडियोस को देख रहे हैं ओवर टाइम स्पैन ऑफ 15 डेज, 15-20 दिन में 1000 बच्चे अपनी वीडियो को देख रहे हैं, और 1000 में से कितने ऐसे हैं जो सीरियस है, जो हर एक क्वेश्चन को लगा रहे हैं, सो दैट आई विल बी हैविंग सम मोर अटेंशन टुवर्ड्स यू एंड टुवर्ड्स योर एग्जाम। कि आप यूपीएससी दे रहे हो, स्टेट पीएससी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसका आपका ओरिएंटेशन क्या है, एंड दैट वी कैन प्लान समथिंग अहेड इन द फ्यूचर। सो प्लीज लेट मी नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। And if you like this video, then keep on watching this series so that हम इस सीरीज को इस तरीके से इस लेवल पे जाके कवर अप करें कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी शुड बी वेरी क्लीन टू ऑल ऑफ यू, है ना। इसके बाद पॉलिटी आपसे लगना चाहिए, दैट इज व्हाट इज द पर्पस। बाकी ये कंटेंट आपको यूपीएससी पर रुपेश का टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगली वीडियो विल बी ऑन प्रीएम्बल, प्रीएम्बल पे अगली वीडियो आएगी, फिर अपन प्रीएम्बल को भी कवर अप करेंगे। तब तक इसको देखते रहो, सेशंस को रिवाइज करते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो। आई एम गिविंग एन ओपन प्लेटफॉर्म टू ऑल ऑफ यू। जो भी स्टेट प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, उसका पीवाईक्यू उठाओ, लगाओ। अगर आपने ये कर लिया तो स्टेट के सारे पीवाईक्यू लगेंगे, बिकॉज दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल। आईएएस का क्वेश्चन इसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, so this is for today. I hope the class was helpful to all of you and we're ending on the session. Signing off for today. कल मिलते हैं अगली क्लास में प्रीएम्बल के साथ में। ट्यूसडे एंड थर्सडे 2 दिन अपनी वीडियो आएगी, तो अगली वीडियो फिर से ट्यूसडे को आते हुए नजर आएगी। So this is for today. Thank you so much everyone. Take care.